गुरुजी कहती हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूँ। ये नहीं कि इस जन्म में आज आप आज आए हैं गुरुजी के पास तो इसका मतलब आज से। गुरुजी कहती हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूँ। ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ गुरुजी को पता है। अब मैं ये जो अभी आपको इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ ये है जब हम इस जन्म में गुरुजी के पास हमने अभी जाना नहीं शुरू किया था। मेरी बेटी की बेटी मेरी धोती 15 दिन की थी, उसको डबल निमोनिया हुआ। वो आईसीयू में एडमिट हुई। आपको पता है आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते, डॉक्टर्स करते हैं, नर्सेस जो उनको करना होता है। गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला, मेरी आंटी भी डॉक्टर है, मेरी आंटी के मन में डाला कि तू जाके अपनी धोती को तो देख। वो गई, उसने उसको देखने तो उसने देखा रे इसका तो हार्ट फेल होने वाला है, हो रहा है, वो सारे सिम्टम्स उसके हैं। इमीडिएटली ये चिल्लाई और डॉक्टर्स को बुलाया कि अरे आपने इसको छोड़ दिया है, इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। डॉक्टर्स भागते हुए आए और कहा अरे हाँ इसका तो सचमुच हार्ट फेल हो रहा है। और उनको जो करना था उन्होंने किया और गुरुजी की कृपा से उसको न्यू लाइफ मिल गई। फिर वो जब 9th, 10th और 11th में थी, तीनों साल मिड सेशन में उसके पापा का प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज हो गई। वो पहले दिल्ली में थे, फिर वो जद्दा चले गए सऊदी अरेबिया में, उसके बाद वो बेंगलोर चले गए, फिर वो दिल्ली चले आए। तीनों साल मिड सेशन में उसका स्कूल ट्रांसफर हुआ। उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। वो इंजीनियरिंग करना चाहती थी, उसने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले रखा था। जब 12वीं में आई तब उसने सोचा कि नहीं, कहती है नहीं मेरी पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब हो गई है, मैं इतना कोप अप नहीं कर सकती, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूंगी, सोशल स्टडीज ले लूंगी। आपको पता है 12वीं में आपको कभी भी सब्जेक्ट नहीं चेंज करने देते, या आप 11वीं में कीजिए या 12वीं के बाद कीजिए। फिर भी उसने अपनी प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि मैडम मैथ्स और सोशल स्टडीज दे दीजिए, और गुरुजी की कृपा से वो मैडम इमीडिएटली मान गई और इसको मैथ्स और सोशल स्टडीज दे दिया। गुरुजी की कृपा से उसने 12th का एग्जाम पास किया विथ गुड मार्क्स। अब उसको मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तो थे नहीं, तो इंजीनियरिंग तो बिकेम आउट ऑफ क्वेश्चन। उसने सोचा चलो मैं आर्किटेक्चर के लिए जाती हूँ। उसने यहाँ बी आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया। बी आर्किटेक्चर के लिए भी मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी थे। फिर भी उसने अप्लाई किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, बी आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज नॉट कंपलसरी, मैथ्स और सोशल स्टडीज विल डू। और गुरुजी की कृपा से उसको एडमिशन मिल गई। और जैसे ही उसको एडमिशन मिली, यूनिवर्सिटी ने फिर रूल चेंज किया कि नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी हैं। जो गुरुजी के बारे में नहीं जानता हो उसको आप बताएं कि भाई ऐसे हुआ, कहेगा यार आप पागल हो या मुझे पागल समझते हो कि मैं ये चीजें बिलीव कर लूंगा, पर ये हुआ है। अच्छा, वो गई इंटरव्यू के लिए, वहां पर कोई ब्रिटेन से भी एक्सपर्ट आया हुआ था। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहता तुम बी आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो, तुम्हें तो इंटीरियर डिजाइन के लिए ज्यादा एप्टीट्यूड है, तुम इंटीरियर डिजाइन कर लो। इसने कहा मैंने तो इंटीरियर डिजाइन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, अब कहां से मुझे उसमें एडमिशन मिलेगी, और मैं 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहती। कहता कोई बात नहीं, आपको आज एडमिशन दे देते हैं इंटीरियर डिजाइन में, आप अप्लाई बाद में कर लेना। उसका पहले एडमिशन हुआ, उसके बाद उसने अप्लाई किया। फिर उसने देखा अरे जो मेरी अच्छी फ्रेंड्स हैं सबको तो प्रिंसिपल ने एक सेक्शन में डाल दिया है, मुझे दूसरे सेक्शन में डाल दिया है। उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया मैडम प्लीज मुझे भी उस सेक्शन में डाल देंगी। मैडम ने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया,
कहती है अगर हम एक एक बच्चे के कहने पे उसका यूं सेक्शन चेंज करने लगे ना तो हम और कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इस कॉलेज में स्ट्रिक्ट रूल है, किसी भी बच्चे के रिक्वेस्ट पे हम उसका सेक्शन नहीं चेंज करते। शाम को प्रिंसिपल उसको घर पे फोन करती है, बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था वो मैं आपको दे रही हूं, पर किसी फ्रेंड को मत बताना कि तुमने रिक्वेस्ट किया था। कहना प्रिंसिपल ने खुद ही मेरा सेक्शन चेंज कर दिया, मैं क्या करूं। ये हैं हमारे गुरुजी, यूं आपकी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक साल में वो यहाँ कुतुब प्लाजा के पास रहती थी, गुड़गांव में DLF 1 में। एक साल में उसके 10-12 एक्सीडेंट्स हुए। वो जिस गाड़ी में बैठती उसका एक्सीडेंट, मम्मी के साथ जाती, पापा के साथ जाती, बुआ के साथ जाती, उसका एक्सीडेंट हो जाता। हर बार गाड़ी को काफी डैमेज हुआ, पर जो पैसेंजर्स थे वो और उसके जो भी रिश्तेदार थे सब एकदम बाल बाल बच जाते। 10-12 बार ये हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, जनवरी 2017 का उसने कोई 3-4 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। वो जा रही थी गुड़गांव से चंडीगढ़ कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर मूर्थल के पास पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक कार को दूसरी ने पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी कार शायद इसकी थी, चौथी या पांचवी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को हिट किया, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड से इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां मूर्थल से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर टो करवा के वापस लानी पड़ी। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना डैमेज हुआ था, उसको ठीक करवाने में वेल ओवर 1 लाख रुपए लगे। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर इतने अच्छा, और ये ऐसा मल्टीपल एक्सीडेंट आप समझ सकते हैं, इतना सडन हुआ, किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का कोई अवसर ही नहीं मिला। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में गाड़ी का एकदम कबाड़ा हो गया, पर किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच भी नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। ये हैं हमारे गुरुजी, यूं आपको बाल बाल बचाते हैं। वो जो हमारे कुकर्म होते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, वो गुरुजी गाड़ी पे डाल देते हैं और आपको बचा के रखते हैं। ये हैं हमारे गुरुजी। मैं अब आपको अपने कुछ इंस्टेंस सुनाता हूं। मैंने उनके यहां जाना शुरू किया था 98 मार्च में। उसके कोई 2-3 महीने बाद मैंने प्लान किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाऊंगा। जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, कैलाश मानसरोवर तिब्बत चाइना के अंडर आता है। वहां पर आप ऐसे ही नहीं जा सकते। वहां पर गवर्नमेंट भेजती है लगभग 30 का ग्रुप, और हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिएजन करता है। कहते हैं कि जो भी कैलाश मानसरोवर जाता है उसको वहां शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। आप उसको उनको पहचाने या नहीं पहचाने ये दूसरी बात है, पर दर्शन होते हैं। प्लस क्या कैलाश मानसरोवर की क्या ब्यूटीफुल सीनरी है। मैंने भी सोचा इतना बढ़िया ट्रिप रहेगा। मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके और अरेंज किया कि एक ऐसे ग्रुप के साथ मैं जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जाने से 4-5 दिन पहले मैंने गुरुजी को बताया। माइंड यू, कुछ मांगा नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ वो नहीं किया, सिर्फ बताया गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहा हूं। कहते हैं क्यों? और शिव जी तेरे सामने यहां बैठे हैं, तू वहां क्या सीनरी देखने जा रहा है? नहीं मत जाओ।
और सच मानिए मैं बहुत दुखी हुआ। कितने लोगों को चांस मिलता है कैलाश मानसरोवर जाने का। मैंने कहा मैंने इतनी मुश्किल से अरेंज किया था और गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। मैं बड़ा दुखी हुआ। अच्छा, प्लस मैंने सोचा मैंने जिस ऑफिसर को इतना रिक्वेस्ट करके और ये ट्रिप अरेंज किया है उसको अब बोलूं कि मैं नहीं जाना चाहता, कहेगा यार तुम बेवकूफ हो, लोगों को जिंदगी पर चांस नहीं मिलता जाने का, तुम्हें चांस मिल रहा है तो तुम कह रहे हो तुम नहीं जाओगे। पर मेरी गुरुजी की जो पर्सनैलिटी है ना, मेरी गुरुजी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने मन में गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं जाऊं कैलाश मानसरोवर तो मुझे रोकने का काम भी आप ही करो, किसी तरह मेरी ये ट्रिप कैंसिल करवा दो। और गुरुजी ने वही किया। बहुत रिगोरस ट्रिप होती है, जाने से 3-4 दिन पहले अच्छा खासा आपका मेडिकल एग्जाम होता है। मैं उस मेडिकल एग्जाम में फेल हो गया, मेरा टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर कहता है कि देखो इस टेस्ट के बेसिस पे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, अगर तुम्हें जाना है तो कल आके स्ट्रेस थैलम टेस्ट करवा लो, अगर वो ठीक आया तो तुम चले जाना, वरना आई एम सॉरी। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो इस मौके की तलाश में था और मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए, कोई लगभग 30 इंच के 2 बैचेस 60 पिलग्रिम्स ऐसे उन लैंडस्लाइड्स में दब गए, उनके लाश अभी तक दबे हुए हैं। इस बात को अब 23 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर उनकी लाश नहीं मिली, जिसमें वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी भी मर गई थी। और जब ये हुआ एक्सीडेंट, उसके बाद गुरुजी मुझे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। यूं तो वो आपको न्यू लाइफ देते हैं। अब मैं आपको मार्च 2004 का इंसिडेंट बताता हूं अपना। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा सांस उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहते हैं जी एंजियोग्राफी करवा लो और लगता है कि बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम स्टेंट डलवाने पड़ेंगे। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूं। कहते नहीं नहीं नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होगा और कुछ प्लेसेस पे वो ज्यादा ब्लेस कर सकते हैं, और एम्स ऐसी एक प्लेस है। एम्स में तो आपको पता होगा 6-6, 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई, मेरी एंजियोग्राफी हुई, रिजल्ट आया। कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले हो चुका है। पहले साइलेंट मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, आपको पता ही नहीं चला। आपकी हार्ट बहुत डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिलहाल तो वो मुझे आईसीयू में ले गए। जूनियर डॉक्टर्स वो जो एंजियोग्राफी करते हैं, कहते हैं जी सीनियर डॉक्टर आएगा, वो फैसला करेगा कि आपके साथ क्या करना है। वहीं पर आईसीयू में लगभग 1-1.5 बजे मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर ने कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, खत्म। पर मेरे मालिक बैठे हैं ना मेरे सिर पे, मेरे गुरुजी, उनकी कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मैं वहीं आईसीयू में पड़ा रहा। जूनियर डॉक्टर्स वो फायर फाइटिंग करते रहे। रात को 9 बजे जो सीनियर डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट था, वो जब अपने राउंड पे आया, वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है, इतने घंटे इसको ऐसे छोड़ दिया, आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया, इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे उसी टाइम बुलाना चाहिए था। मैं तो कुछ सुनने समझने लायक हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया, कहता है देखो इसका इमीडिएट बाईपास करना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता, तब तक तो ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और आजकल तो बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है।
रोज हर हॉस्पिटल में पता नहीं कितने होते रहते हैं, पर जो इसकी हालत है काफी रिस्क है। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाना चाहता। और अगर ऑपरेशन नहीं करवाते तो किसी भी मिनट इसको तीसरा हार्ट अटैक आएगा एंड दैट विल बी दी एंड। अब हम ऐसे फंसे क्या करते। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, समझ नहीं आता हम क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। इस प्रोसेस में लगभग 2 घंटे लग गए। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सवेरे 5:30 बजे जैसे ही मुझे वापस आईसीयू में ले आए, देखा अंदर आर्टरी बर्स्ट हो गई है, ब्लड निकल रहा है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोले, फिर जो इनको करना था किया। नॉर्मली इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर, पेसमेकर, ऑक्सीजन और पता नहीं क्या क्या। 3 हफ्ते में हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद भी बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। 2 बार मैं फिर एडमिट हुआ एज इंडोर पेशेंट। मैं इतना कमजोर हो गया था, मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे, 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मेरे को करवट बदलने की इजाजत नहीं थी, सीधा बैक पे लेटता था। पर ये 17 साल पुरानी बात है। आज मैं आपके सामने हूं भला चंगा, सिर्फ गुरुजी की मेहर से। अच्छा, एक और आपको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। मुझे हर 3-4 महीने चेकअप के लिए जाना पड़ता है। अब उस डॉक्टर से थोड़ी दोस्ती भी हो गई है, उसको मैंने थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में भी बताया है, हालांकि वो कभी गुरुजी के पास नहीं आया। अभी कुछ टाइम पहले वो मुझे कहता है जो मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था उसकी लाइफ तो होती है 7-8 साल, फिर वो आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं, फिर बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार बाईपास ऑपरेशन करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। कहता है आप ये बाईपास ऑपरेशन या दवाइयों की वजह से नहीं चल रहे, आप सिर्फ अपने गुरुजी की कृपा से चल रहे हो। इमेजिन, जो डॉक्टर आज से 17 साल पहले एम्स में शिफ्ट इंचार्ज था, आज कितना सीनियर होगा। ये उसके वर्ड्स हैं। ये हैं हमारे गुरुजी, जो कहते हैं ना डॉक्टरों के डॉक्टर। गुरुजी कहते हैं मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। इसलिए जब आप यहां आते हो तो अपनी अकल को जूतियों के साथ बाहर रख के आओ, यहां उसका कोई काम नहीं है। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार सर्टेन डेथ से बचाया है, जिसमें से एक बार मैंने आपको बताया कि जब मैं एक्चुअली मर गया था। अब मैं आपको एक इंसिडेंस और उनका सुनाता हूं। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं, कब कहां क्या होने वाला है या हुआ है, और आपके मन की भी हर बात जानते हैं। मैं अब आपको बताता हूं 31 दिसंबर 2006 का इंसिडेंट। आपको पता है बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है न्यू ईयर्स ईव का। 31 दिसंबर 2006 को भी ऐसा फंक्शन हुआ था। बाहर से कई लोग आते हैं, कई संगत आती है वो फंक्शन अटेंड करने। पटियाला से कोई आंटी आई थी वो अटेंड करने। गुरु जी की आज्ञा से वो हमारे यहाँ रही थी एज हमारे गेस्ट। हमारा सौभाग्य, वो 2-3 दिन पहले आ गई थी और हमारी गेस्ट बन के रही थी। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई थी।
फंक्शन के दिन वो कहती है 31 दिसंबर को, कहती है अंकल मुझे तो आपके यहाँ के रास्ते ही नहीं मालूम, मेरी गाड़ी आप चला के चलोगे? मैंने कहा ठीक है। मैं उस आंटी की गाड़ी में उसको और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया। मेरा छोटा बेटा हमारे साथ रहता था, उन दिनों कुंवारा था, वो हमारी गाड़ी लेके अलग आया। फंक्शन खत्म हुआ रात का, में भी 1:30 बजा होगा, काफी लेट तक चलता था वो फंक्शन। फंक्शन खत्म हुआ, उठे, गुरुजी से आज्ञा लेने लगे चलने के लिए। गुरुजी ने उन सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते हैं नहीं नहीं तू बैठ इधर। मुझे वहां अपने चरणों में बिठा दिया। जब मुझे उन्होंने बिठा दिया तो मेरा बेटा अपनी मम्मी और उस आंटी को लेके उसकी गाड़ी में घर चला गया और अपनी गाड़ी मेरे लिए छोड़ के गया। लगभग पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहती हैं जेथरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा घर। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी सेफ जगह में, गुरुजी के चरणों में, मुझे क्या हुआ जो मुझे न्यू लाइफ थी? पर अब मैं गुरुजी से बहस तो नहीं करूंगा। मैं चुपचाप उठा, अपनी गाड़ी उठाई और घर आ गया। आंटी उस रात जितना फाग था ना, कोहरा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको गाड़ी के 2 मीटर आगे नहीं दिखेगा कि क्या है, कुछ है भी या नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी चला के आया। घर आया तो देखा इतना तहलका मचा हुआ है, सब लोग बड़े एक्साइटेड। मैंने कहा क्या हुआ? कहती हैं इतना फाग है, कुछ दिख ही नहीं रहा था, और उस आंटी की गाड़ी का तो वाइपर भी नहीं चल रहा था। अर्जुनगढ़ के पास उसकी गाड़ी ने, अच्छा इतना फाग था कि बेटा 2 बार तो गलत रास्ते पे चला गया। हालांकि बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, विथ ओनली 1 लेफ्ट टर्न नियर छतरपुर मेट्रो स्टेशन। फिर भी वो 2 जगह गलत रास्ते चला गया। अल्टीमेटली उसने आगे वाली गाड़ी को क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। अर्जुनगढ़ के पास पता नहीं क्या हुआ, उस गाड़ी ने सडनली फुल ब्रेक मारी। बेटे ने भी कोशिश तो की, पर जाके उस गाड़ी को हिट किया। क्वाइट ए बैड एक्सीडेंट। गाड़ी का बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गई, मेरी आंटी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया। वो विंडस्क्रीन शटर प्रूफ विंडस्क्रीन होता है, विंडस्क्रीन शटर प्रूफ, इवन वो टूट गया। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी को एक पेन किलर भी नहीं लेने पड़ा। मैंने पूछा ये कब हुआ? कहते हैं जी वहां से निकले लगभग पौने घंटे के बाद। मैंने कहा हाँ पौने घंटे के बाद आप निकले, उसके पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं हुण तू सेफ है, हुण तू जा, मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी। इनफैक्ट अगली बार जब हम गए गुरुजी के पास बड़े एम्पायर स्टेट में, गुरुजी कहते हैं मैंने पूरे टब्बर को न्यू लाइफ दी है, अब चारों को वहां उस एक्सीडेंट में मरना था, पर मेरे ग्रह उन तीनों से ज्यादा खराब थे, तो मुझे अपनी शरण में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। ये हैं हमारे गुरुजी। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आपको बताया ना, गुरुजी कहते हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ जुड़ा हूं। मैं आपको एक आध इंसिडेंट बताता हूं उनके। इस जन्म में मैं उनके पास गया, उससे पहले का ये बात है लगभग 65 अगस्त की, 1965 अगस्त की। मैं फॉरेन ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था 1 साल, वहां से लौट रहा था एयर इंडिया के प्लेन से, सिडनी से दिल्ली। फर्स्ट स्टॉप था हमारा सिंगापुर में। सिंगापुर में प्लेन को लैंड करना था। जब प्लेन को लैंड करना था, आपको पता होगा, आप तो सब जानते होंगे कि प्लेन जब ऊपर होता है तो वो लैंडिंग गियर ऊपर कर लेती हैं, फिर जब लैंड करना होता है तब उसको खोलते हैं।
उसका लैंडिंग गियर जैम हो गया हमारे प्लेन का। पायलट ने बहुत कोशिश की, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली उसने एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया कि भाई मेरा तो लैंडिंग गियर जैम हो गया है, तो मैं नॉर्मल लैंडिंग तो कर नहीं सकता, अब बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा जी आप यहां बैठ के सर्किल करो जब तक आपका फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। उसके बाद ऐसे मौके पे क्या होता है, एयरपोर्ट के रनवे के एक एंड पे रेत का बड़ा ढेर लगा देते हैं, आप प्लेन जाके उस पर क्रैश करता है और जस्ट बिफोर क्रैशिंग वो सारे दरवाजे खोल देते हैं कि जो दो चार पैसेंजर जंप कर सकें तो कर सकें, नहीं तो सब मर जाते हैं। रनवे के एक साइड पे एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड्स, दूसरी साइड पे डॉक्टर्स और नर्सेस। तो हमारे प्लेन को बोला जी आप बैठ के सर्किल करो जब तक आपका फ्यूल खत्म हो। तब तक उन्होंने सारी इनकमिंग फ्लाइट्स को दूसरे नियर बाय एयरपोर्ट्स पे डाइवर्ट कर दिया और जिन फ्लाइट्स को टेक ऑफ करना था उनको बोला जी आप साइड हो जाइए। जब हमारे प्लेन का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने लगा तो पायलट ने एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया, कहते हैं ठीक है अब आप लैंड करो यहां पर। पायलट ने सोचा चलो मरना तो है ही, चलो एक बार ट्राई तो कर लें। जैसे ही उसने लैंडिंग गियर को ऑपरेट करने की कोशिश की, बड़ी स्मूथली आराम से वो लैंडिंग गियर खुल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और उसने नॉर्मल लैंडिंग की। गुरुजी कहते हैं ना, कई बार मुझे एक भगत को बचाने के लिए 100 औरों को भी बचाना पड़ता है। तो एक मुझे बचाने के लिए गुरुजी ने पूरे प्लेन को ही बचा दिया। ये हैं हमारे गुरुजी। और तब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं गुरुजी से इस जन्म में कभी मिला भी नहीं था। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूं। वेल बिफोर मैं गुरुजी को मिला, ये 1972 का है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं उन दिनों भावनगर में एक छोटी सी कंपनी में एज वर्क्स मैनेजर काम करता था। शादी से पहले तो मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में रहता था। शादी के बाद इन्होंने मुझे मकान दिया, मैं उस मकान में रहता था। वहां पर मेरा कुछ आंख का प्रॉब्लम हो गया और मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं जा सका। मैं वर्क्स मैनेजर था, मेरे ऊपर सिर्फ जो कंपनी के ओनर्स थे, छोटी कंपनी थी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों भाई थे। बड़ा भाई चेयरमैन था, छोटा भाई मैनेजिंग डायरेक्टर, और उन दोनों की बीवियां टेक्निकली डायरेक्टर्स थी। तो जब मैं 2-3 दिन ऑफिस नहीं जा पाया तो मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है आज हम शाम को भैया और मैं आएंगे आपको देखने के लिए। अब शादी से पहले तो मैं गेस्ट हाउस में रहता था और मैं शादी के जस्ट बाद वहां गया था। अभी तक हमारे घर में इवन एक कप प्लेट नहीं था कि वो कोई आए तो हम उसको चाय पिला सकें। मैंने कहा ये कैसे होगा। चलो हम, मेरी आंटी और मैं गए थोड़ी कराकरी लेने के, कम से कम चाय तो उनको पिला सकें। हम वहाँ शॉपिंग कर रहे थे तो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन की वाइफ भी वहाँ आई हुई थी। उन्होंने हमें देख लिया। उन्होंने अपने हस्बैंड्स को बताया कि ये ऑफिस तो आ नहीं रहा, कहता है मैं बीमार हूँ, और वहाँ देखो तो मार्केट में ये दोनों शॉपिंग कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सीधा डिसाइड किया कि हम इसको डिसमिस करते हैं। मैंने किसी तरह उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे डिसमिस मत करो, अच्छा मैं रिजाइन कर देता हूँ, और गुरुजी की कृपा से वो मान गए। उन्होंने मुझे रिजाइन करने दिया। मैं 7-8 महीने अनएम्प्लॉयड बैठा रहा। उसके बाद मुझे पतरातू में, बिहार में एक छोटी सी नौकरी मिल गई, जहां मैंने लगभग 1 साल काम किया। और उसके बाद मुझे प्लानिंग कमीशन में बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, जहां मैंने 27 साल काम किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत हैप्पी।
वहां मैं प्लानिंग कमीशन में जब काम कर रहा था, जो आज नीति आयोग बन गया है, मैं वहां काम कर रहा था। तो एक दिन मेरी आंटी आई वहां मुझे मिलने। मैं मीटिंग में ज़रा बिजी था। मैंने उसको बोला तब तक तू ज़रा लाइब्रेरी में बैठ। वो लाइब्रेरी में बैठी और वहां पर वो मैगजीन देखने लगी। उसने ब्लिस खोली। फ्रंट पेज पे मेरा जो भावनगर में मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और उन दोनों की वाइफ्स, चारों का फोटो था। ये नेचुरली देखने लगी क्या है, चारों अरेस्ट हो गए थे। हुआ ये कि ये कंपनी एक्साइज ड्यूटी की चोरी करती थी। री रोलिंग बार्स बनाते थे, वो बेचते थे और उन पे एक्साइज ड्यूटी देते ही नहीं थे, गवर्नमेंट को चूना लगाते थे। वो पकड़े गए और उन चारों को जेल में डाल दिया गया। तब हमने रियलाइज किया कि अरे मैं कितना भाग्यशाली था। अगर मैं उस डेट को वहां रहता उस कंपनी में, तो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर से पहले तो वर्क्स मैनेजर को ही अरेस्ट करते। पर गुरुजी आपको यूं हथेली पे उठा के रखती हैं, आपको यूं बचा के रखते हैं कदम कदम पे। कोई मुझे और मेरे परिवार को तो उन्होंने इतना दिया है, इतना दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं डिस्क्राइब कर सकूं या इवन याद रख सकूं। इतना हर पल पे यूं बचाते हैं, यूं मेहर करते हैं, यूं देते रहते हैं, यूं ब्लेसिंग्स लुटाते रहते हैं। और उनके लिए कोई छोटा बड़ा नया पुराना नहीं है। ऐसे मेरे साथ बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। मैं एक आपको और इंसिडेंट सुनाता हूँ। आई थिंक ये शायद अगस्त 2008 का है। गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, मंडे का दिन था। मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मुझे एक पेडिस्टल फैन शिफ्ट करना था जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल। वो पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था और उस दिन बहुत बारिश हुई थी। एंड ऑफ अगस्त में तो आपको पता है दिल्ली में कितनी बारिश होती है। जैसे ही मैंने उस फैन को, पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था, जैसे ही मैंने उसको अच्छी तरह दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप कर गए और मैं पीठ और सर के बल जाके गिरा। फैन बहुत हेवी था, मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। यहां से 3-4 अंकल अगल बगल से भागते हुए आए, आके पहले फैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सिर की मालिश कर रहा है, कोई मेरे पीठ की मालिश कर रहा है। अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मुझे सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। मैं जिस तरीके से गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी स्पाइन, मेरी रीढ़ की हड्डी 2-3 जगह से टूटती और मेरी बाकी जिंदगी या कोमा में या कम से कम बिस्तरे पे गुजरती। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे इवन एक पेन किलर भी नहीं लेना पड़ा। अब आप मोर इंपॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे साथ ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल ऑफ बड़ा मंदिर, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में बैठी हुई थी, ध्यान में शब्द सुन रही थी, शब्द चल रहे थे। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी मेन ड्राइववे में पैदल चले आ रहे हैं और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूं, गुरुजी गिर जाते हैं पीठ और सर के बल। तो वो गुरुजी को कहती है, गुरुजी आप तो हम लोगों को बचाती हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं हूं, आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहां गिरेंगे। मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू बीट इट? एक मां भी अपने बच्चे का यूं कष्ट अपने ऊपर नहीं लेगी, कहेगी अरे पहले मैं अपने आप को तो सेफ कर लूं। पर गुरुजी आपको यूं हथेली पे उठा के रखते हैं। एक और इंसिडेंट आपको सुनाता हूं मैं, सितंबर 2017 का। फ्राइडे का दिन था, मेरी शाम को लंगर सेवा होती थी। मैं लंगर सेवा कर रहा था। वो जो लंगर के लिए थालियां जा रही थी, उसमें मैं हलवा प्रसाद डालता था।
वो करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मेरी आंटी भी डॉक्टर है। सडनली मैंने रियलाइज किया कि मेरी लेफ्ट लेग में एकदम पावर नहीं है, मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं गिर जाऊंगा। लेफ्ट आर्म मैं लिफ्ट नहीं कर सकता और मेरी स्पीच गई, मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्लियर साइंस के ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मैंने किसी तरह मेरे आसपास जो सेवादार थे उनको बताया कि को सिग्नल किया कि भाई मुझे मेरी आंटी के पास ले चलो, जो कोई 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे वो भी अपनी सेवा कर रही थी। वो मुझे अच्छी तरह दोनों हाथ से पकड़ के ऑलमोस्ट उठा के वहां तक ले गए। अब गुरु जी की कृपा देखिए, उनकी प्लानिंग देखिए, हर छोटी छोटी हर बड़ी बात में। मैं गाड़ी नहीं चलाता, मेरी आंटी गाड़ी नहीं चलाती। अगर ये इंसिडेंट कहीं और होता तो मैं तो फंस गया होता। जब तक एम्बुलेंस आती पता नहीं कितनी देर हो जाती। और ब्रेन स्ट्रोक में एवरी मिनट काउंट्स। जितना जल्दी आपको मेडिकल अटेंशन मिल जाए आप सेफ होंगे। अच्छा, वो मुझे मेरी आंटी के पास ले गए। फिर पीछे से कोई एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था, सीनियर डॉक्टर। जिस तरीके से ये मुझे ले जा रहे थे ना, वो तो समझ गया कि इसको क्या हुआ है। और गुरुजी की कृपा से उसके पास सार्बिट्रेट और एस्पिरिन दोनों थे। अंकल ये तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिल गया। उसके बाद मेरी आंटी ने सेवादारों को बोला कि ज़रा एम्बुलेंस तो मंगा दो तो हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं। सेवादार कहते हैं आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में तो कितनी देर लग जाएगी, हम हैं ना। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। अच्छा, तब तक हमने जहां मेरा एम्स में बाईपास ऑपरेशन हुआ था उस डॉक्टर को फ़ोन किया कि भाई इसको, मेरी आंटी ने फ़ोन किया कि भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स में आना चाहते हैं इमरजेंसी में। कहते हैं ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश होता है कोई आपको घुसने भी नहीं देगा और आपके लिए एवरी मिनट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा होगा किसी अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ इसको। तो हमने डिसाइड किया कि फोर्टिस वसंत कुंज में हम जाएंगे दिल्ली में। 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ियां लेके आए। उन 2 गाड़ियों में 3 सेवादार, मैं, मेरी आंटी, हम तीनों निकले। तीनों प्लस वो 2 सेवादार, 5 आदमी हम निकले। रात के लगभग 9 बजे थे और नवरात्रे चल रहे थे। आप जानते हैं ये छतरपुर रोड पे कितनी हेवी ट्रैफिक होती है, पर गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि हमें कहीं भी जरा सी ट्रैफिक या एक भी रेड लाइट नहीं मिली और हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ से निकले मेरी आंटी ने बेटों को भी फ़ोन कर दिया कि पापा को स्ट्रोक हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा रहता है एंड्रूजगंज में। वो, उसकी आंटी, उसके 2 बच्चे तैयार हुए, वो निकले वहां से। उन दिनों साउथ एक्सटेंशन पे मेट्रो का काम चल रहा था, इतना जैम होता था और पूरा ये अरविंदो मार्ग एंड ऑल दैट, उस पर इतनी ट्रैफिक रहती थी, जैम। पर गुरु जी की कृपा से उसको भी कहीं भी जरा सी ट्रैफिक या रेड लाइट नहीं मिली। इनफैक्ट वो हमसे पहले पहुंच गया फोर्टिस वसंत कुंज। और जब हम पहुंचे वो ट्राली और नर्सेस को लेके इमरजेंसी गेट पे हमारा इंतजार कर रहा था। पर गुरु जी की कृपा से मुझे फर्स्ट एड पहले ही मिल गया था, निकलने से पहले ही मंदिर से। और मेरी हालत इतनी सुधरती जा रही थी कि मैंने उनको बोला नहीं नहीं स्ट्रेचर नहीं, मैं तो पैदल चल के जाऊंगा। मैं पैदल चल के अंदर गया। वहां पर इन्होंने 1-2 टेस्ट किए। कहते हैं हाँ जी, कंफर्म किया कि आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ था पर आप खतरे से बाहर हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। और मैं तब तक इतना बेटर फील कर रहा था। कहते हैं जी हम आपको अभी 3-4 दिन रखेंगे यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए, चलिए आपको आईसीयू में एडमिट कर देते हैं।
हमने सोचा ये तो लूटने वाली बात हुई। मैंने स्ट्रेचर नहीं यूज किया, मैं चल फिर सकता हूँ, मैं इतना बेटर हूँ, और कह रहे हैं हम आपको आईसीयू में रखेंगे। हमने डिसाइड किया नहीं, हमें एम्स में ज्यादा विश्वास है, हम एम्स चलते हैं, ये तो लूट लेंगे हमको फाइनेंशियली। जबकि हमें वार्न किया गया था कि आप यहां घुस नहीं सकोगे। बेटा हम बेटे की गाड़ी में निकले और सीधा हम एम्स पहुंच गए। गुरु जी की कृपा से उन्होंने मुझे इमीडिएटली अटेंड किया। 1-1.5 घंटे के बाद एक सिस्टर आती है, कहती है भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हो रहा है, आप वो बिस्तरा ले लीजिए। देखिए गुरु जी की कृपा, जहां मुझे कहा गया था कि आप घुस नहीं सकोगे, वहां मुझे बेड मिल गया। तब तक सैटरडे मॉर्निंग भी हो गया। इन्होंने 1-2 और टेस्ट किए, कहते हैं हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है, पर यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगले दिन संडे था, कहते हैं जी आज तो कोई डॉक्टर आएगा नहीं। मैंने कहा फिर हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, मुझे शॉर्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ चले जाओ। हम एंड्रूजगंज, जो कि वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, बड़े बेटे के यहाँ चले गए। संडे पूरा वहाँ रहे, दिन और रात। मंडे मॉर्निंग फिर यहाँ आ गए। इन्होंने एक आध और टेस्ट किया, कंफर्म किया हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ था, पर यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। कहते हैं यहाँ पर आपको 2-3 महीने ये टेस्ट और करवाने पड़ेंगे और 6-8 महीने अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। मैंने कहा जरूरी है कि हम यहाँ रह के वो टेस्ट करवाएं? कहते हैं नहीं आप चाहो तो डिस्चार्ज ले लो, बाद में आके टेस्ट करवा लेना एज आउटडोर पेशेंट। हमने उसी दिन डिस्चार्ज ले लिया। वो दोनों टेस्ट मैंने बाद में 2-3 टेस्ट वो मैंने बाद में करवाए। गुरु जी की कृपा से सब टेस्ट ठीक आए। इन्होंने कहा था आपको 6-8 महीने अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। मैंने एक दिन भी फिजियोथेरेपी नहीं करवाई और आज मैं आपके सामने हूं, एकदम भला चंगा फर्स्ट क्लास। ये है हमारे गुरु जी। बहुत खूबसूरत सत्संग, बहुत आनंद आया सत्संग सुन के। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, जब हम गुरु जी को टोटली सरेंडर कर देते हैं, जब हमें गुरु जी पे टोटल फेथ होता है, हम सब गुरु जी पे छोड़ देते हैं कि जो भी करे आप करे गुरु जी, तो गुरु जी आपके लिए बेस्ट करते हैं, जो हमारी कल्पना से भी परे होता है, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो ब्लेसिंग्स भी गुरु जी हमें दे देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम पर, इस गुरु परिवार पर हमेशा बनाए रखना, हमारी गलतियों को क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु जी अपने सत्संग के माध्यम से, ग्रेस के माध्यम से बहुत संगत लोगों को उनके सवालों के, उनके परेशानियों के जवाब देते हैं। तो प्लीज़ आप सत्संग को सुनने के बाद इसको शेयर या फॉरवर्ड ज़रूर किया कीजिए। आपके इस छोटी सी सेवा से, इस छोटे से सहयोग से ना जाने कब और किसका कल्याण हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के सत्संग साझा करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसा कि गुरु जी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।